जी नाजरीन, वेलकम बैक। बात हो रही थी बाउंड्री डिस्प्यूट की। कॉलर ने हमें कहा कि बाउंड्री डिस्प्यूट है, उनके नेबर के साथ वो एक्सटेंशन कर रहे हैं। एक तो एक्सटेंशन आपकी होती है, फिर उस एक्सटेंशन जो नीचे वाली एक्सटेंशन उसके ऊपर वो बिल्डिंग बना रहे हैं। तो क्या जो है काउंसिल का ऑफिस उनके पास कोई लेटर आया होगा, जब आप जो आपका नेबर जब अप्लाई करेगा तो काउंसिल उस रोड के जो भी आपके नेबर्स होंगे उनको लेटर लिखेंगे कि जो है ये एक्सटेंशन हो रही है, आपको कोई एतराज़ है। अगर है तो वो अपना एतराज़ जो है वो हमें लिख कर भेजें। तो जैसे मैंने कहा कि पहले के ऑफ्टन एतराज़ तो ज़्यादातर यही होते हैं कि या तो वो आपकी जगह जो एक्सटेंशन कर रहा है नीचे से, तो उसकी जगह जो है बाउंड्री वो शायद आपकी बाउंड्री का कुछ हिस्सा साथ ले रहा है, वो भी हो सकता है। उसके अलावा जो आपकी सनलाइट होती है उसको भी जो है वो अगर उस बिल्डिंग से आपकी सनलाइट जो है आपके गार्डन में जो आती है उसको भी अफेक्ट होता है। और जैसे प्राइवेसी का सिचुएशन होती है, अगर ऐसी कोई बात है कि उस तरफ से वो कोई विंडा लगा रहा है या बैल्कनी आपकी तरफ से रख रखा है, तो वो इनफैक्ट आपकी प्राइवेसी को जो है वो इशू बनेगा। सम टाइम ये होता है कि आई थिंक ये तो एक्सटेंशन आप करते हैं स्पेशली एट द बैक ऑफ द जो घर होता है उसके, तो उसमें कोई आप स्टूडियो फ्लैट बनाते हैं या वन बेडरूम फ्लैट बनाते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादातर जो है काउंसिल को ख़ुद इस बात का जो है वो ऑब्जेक्शन होता है कि अगर वहाँ पे पार्किंग का कोई मसला है कि पार्किंग ऑलरेडी जो है वो कम है वहाँ पे, और पहले से ही वहाँ पे मकानात ज़्यादा हैं या फ्लैट्स ज़्यादा हैं, तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। तो काउंसिल जो है उसको भी एक रीज़न बना के आपकी जो है प्लानिंग परमिशन को जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये देखा, ये बड़ा अजीब सा जो है ये एक ट्रेंड है काउंसिल के जो है उनको रिजेक्शन का, कि प्लानिंग वो रिफ्यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग का इशू है। या फिर एक और इशू मैंने देखा कि रबिश का इशू है कि वहाँ पे जो है वो रबिश उठाने के लिए उनका जो है वो वहाँ जा नहीं सकते। आपके घर के बैक पे जो जगह है वहाँ पे जो है वो जहाँ वहाँ से लेकर नहीं जा सकते। ये एक चीज़ ऑलमोस्ट ये जो चीज़ें हैं ये अगर कोई आपका अच्छा वकील हो या जो प्लानिंग जो इसने एप्लीकेशन किया हुआ है वो अगर अच्छे समझदार और एक्सपीरियंस हैं तो इन चीज़ों को वो बड़े तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं का लोकल काउंसिल को। क्योंकि ऑफ्टन ये होता है कि पहले से ही जो है जो रबिश का सिचुएशन होती है वो तो फ्रंट से जो है वो कलेक्शन हो रही होती है। अब जैसे मैंने कहीं देखा कि एलीवेज होती हैं एट द बैक ऑफ योर हाउस, तो वहाँ पे ऑलरेडी एलीवेज में ऑलरेडी बैक पे जो दुकान हैं उनके फ्लैट्स बने हुए हैं, और वहाँ पे रबिश कलेक्शन के लिए जो गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वो छोटी एलीज में होती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि एली जो होती है जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे उन्होंने अपने जो है वो रबिश बैग जब वो कलेक्शन का डे आता है तो वहाँ पे वो छोड़ते हैं और वहाँ से वो कलेक्शन कर लेते हैं। तो ये बड़ा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले से वहाँ पर अगर फ्लैट्स हैं तो आप उसी जो है जगह पे अपने घर के एंड पे जो है वो कोई फ्लैट बनाना चाहते हो, इस वजह से वो कह रहे हैं जी रबिश का इशू होगा, तो ये पहले से भी तो इशू वहाँ पे मौजूद है। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये तो ऑलरेडी मौजूद है और उसके लिए आपने जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि पार्किंग का इशू है। अब हमारे यहाँ पे जो मैंने देखा कि कई ऐसे फ्लैट्स बन चुके हैं, बहुत सारे फ्लैट्स जो हैं 100 से ज़्यादा फ्लैट बने हैं, और वहाँ पे उन्होंने कोई इशू नहीं रेज़ किया कि पार्किंग का इशू होगा। लेकिन आपके घर का जो एक आप एंड पे एक्सटेंशन करना चाहते हैं या स्टूडियो फ्लैट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे उन्होंने पार्किंग का इशू जो है वो खड़ा कर देते हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो उसको चैलेंज करें। चैलेंज जब करेंगे तो आप अदालत में जाएंगे, या फिर आपका आर्किटेक्ट अच्छा है तो वो पहले से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा काउंसिल को कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो इनफैक्ट रीजनेबल नहीं है। और उसको फिर अगर चैलेंज किया जाए और अदालत में आप जाते हैं तो आपका लॉयर अच्छा हो तो वो उसको टर्न अराउंड भी कर सकता है। नाज़रीन, ये बात हो रही थी बाउंड्री डिस्प्यूट की। बाउंड्री डिस्प्यूट जो है ये यहाँ पे इंग्लैंड में, यूरोप में बहुत बड़ा इशू है। ड्यूरिंग द ब्रेक मैं फेसबुक पे जो लोग थे उनको भी ये बता रहा था कि यहाँ पे जो लोकल काउंसिल होती है उनके पास एक्चुअल बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है वो इनके पास कोई भी नक्शा नहीं होता है, और ना ही लैंड रजिस्ट्री के पास कोई ऐसा बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन या नक्शा होता है कि आपकी एग्जैक्ट बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है। तो ऑफ्टन
अगर आपका कोई नेबर आपकी जगह को उसने अपनी तरफ लिया हुआ है तो ये यहाँ पे जो बाउंड्री डिस्प्यूट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा। वो इनफैक्ट आएंगे, वो फिर पूरी रोड का जो उसका जो शेप होगा, जो उसका जो सेटिंग होगा, उस हिसाब से जो है घर की सेटिंग जो है उसके हिसाब से गार्डन जो बैक पे होते हैं उनकी जो लोकेशन होगी, उन सब को वो जो है ना वो जो है वो देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं और बताते हैं आपको कि आपकी बाउंड्री यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाउंड वो ले लेते हैं खाली इस काम के लिए। तो कोशिश करें कि, लेकिन ऑफ्टन ऐसी सिचुएशन में जो जिसने आपकी जगह ली हुई है ज़रूरत से ज़्यादा, वो लोग ऑफ्टन अनरीज़नेबल होते हैं और वो आपसे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते और आपकी अननेसेसरी एक हेडेक जो है आपको वो दे देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेहतर यही है कि आप किसी लॉयर के पास जाएं, उनसे एक लेटर लिखा लें कि आप उसने ज़्यादती की हुई है उसको अमेंड करें। अगर नहीं करेगा, अदालत में जाएगा, तो फिर वहाँ पे जाकर अगर लूज़ हो जाएगा तो फिर उसको जितना कॉस्ट उसके अपने वकील का तो कॉस्ट से पड़ेगी, जो आपकी कॉस्ट आएगी वो भी उसको देनी पड़ेगी। और उसके अलावा लैंड जो होती है, लैंड रजिस्ट्री, उनके पास भी एक सिस्टम है जो ट्राइब्यूनल, लैंड ट्राइब्यूनल उनकी होती है, उसमें भी आप जाकर जो है वो केस अपना कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी कॉस्ट कम आएगी और आप ख़ुद भी अपेयर हो सकते हैं रादर देन किसी लॉयर को जो है हायर करने का। तो ये भी एक तरीक़ाकार है। तो अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है तो प्लीज़ हमारे जो है हमारे स्टूडियो से हमारा नंबर ले लें, तो हम आपको मज़ीद इसके जो है वो हवाले से जो भी मदद हो सकी हम करेंगे। नाज़रीन, अब मैं बात करना चाहता हूँ चैरिटी वर्कर की, तो बात मैंने कर दी है तकरीबन डिटेल में। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो स्पॉन्सर होना चाहिए। चैरिटी वाला जो यहाँ पे जैसे चैरिटी है उनको जो है लोग चाहिए कहाँ उनकी कलेक्शन के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़, अगर ये नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें हैं वो जो फजूल हैं। जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन चैरिटी के बारे में दे रहे हैं वो भाई इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, और बड़ी वो बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो बड़ी आसान है। अगर आपके पास जब लाइसेंस, वो तो बाकी अगर वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास स्पॉन्सर है जो आपको वर्क दे रहा है तो बाकी तो इशू है ही नहीं है, वो तो बड़ा आसान सा काम है। तो इसलिए इस जो है ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है चैरिटी वर्कर वीज़े के हवाले से, उसमें ये पार्ट जो है ये निकाल दिया गया है, या अगर वो आपको बताते भी हैं तो इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको इस बात के समझ नहीं आ रही कि वो ये इशू कितना बड़ा है। तो अब नाज़रीन मैं बात करना चाहता हूँ वर्क परमिट की। वर्क परमिट जो है स्पेशली जो इस वक्त पाकिस्तान में और नेपाल, इंडिया में बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि रोमेनिया के हवाले से, कि रोमेनिया में जो है वर्क परमिट जो है वो बहुत अवेलेबल हैं, और तकरीबन 10 से लेकर 15 लाख रुपए जो पाकिस्तान के हैं वो अगर आप दें तो आप बड़ा आसानी से जो है वो रोमेनिया चले जा सकते हैं, क्योंकि रोमेनिया यूरोप के अंडर आया, यूरोप की जो है उसमें आता है। तो इसलिए लोग जो है वो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमसे फ़ोन भी कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो है मैं इनफैक्ट लास्ट जो वीक हम लाइव प्रोग्राम जो नहीं लेकर आ सके थे वो इसी सिलसिले में नहीं ला सका था, क्योंकि मैं ख़ुद रोमेनिया गया हुआ था इस सिलसिले में कि वहाँ पे देखा जाए कि ये जो वर्क परमिट की सूरत हाल क्या है और ये कौन लोग जो हैं ये वर्क परमिट का काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे ब्रिटिश जो पाकिस्तानी हाई कमीशन थी वहाँ पे भी मैं गया, वहाँ पे ज़फ़र इकबाल साहब थे, उनके साथ मेरी बड़ी डिटेल जो है वो इनफैक्ट गुफ्तगू हुई वर्क परमिट के हवाले से, और बाकी इशू जो पॉलिटिकल इशू थे उस पर भी जो है वो हमारी बात हुई। जैसे आप जानते हैं कि मैं चेयरपर्सन हूँ पाकिस्तान खिदमत खल्क लीग का, तो उसके हवाले से भी वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी रह रहे थे उनकी सूरत हाल क्या है, कितने मुसलमान वहाँ पे हैं, हमारी जो है पाकिस्तान से जो है वो जो चीज़ें आ रही हैं एक्सपोर्ट पाकिस्तान की वहाँ पे कितनी है।
तो उसके हवाले से भी हमारी बात हुई। तो वर्क परमिट के हवाले से जो है उन्होंने हमें बताया कि इनफैक्ट ये एक ऑलमोस्ट कॉरिडोर है यूरोप में आने का, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आते हैं फिर वो आगे से वहाँ पे रह नहीं रहे हैं, वो मज़ीद जो उन्होंने कहा कि तकरीबन 13,000 जो पिछले 2 साल में 13,000 लोग आए वर्क परमिट पे, तो अभी वहाँ पे तकरीबन जो है 1400-1500 लोग रह गए हैं, बाकी जो है वो वहाँ से आगे चले गए हैं। क्योंकि मेन इशू जो वहाँ पे है वो ये है कि वहाँ पे जो उनका जो फ़ी स्केल है, यानी कि सैलरी स्केल जो है, जो आपको तनख्वाह मिलती है मंथली, वो बहुत कम है। और जो मिलती है वो तकरीबन जो है 500 to 600 यूरोज़ जो है वो आपकी तनख्वाह होती है, जो लेबर तबका होता है उसकी। और उस पर बहुत बड़ी जो सिचुएशन ये है कि तकरीबन 40% वहाँ पे वो टैक्स लेते हैं, और टैक्स जो एम्प्लॉयर नहीं पे करता, एम्प्लॉई पे करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 40% 600 से काटा जाएगा तो आपके पास कितना सा पैसा जो है वो आपके पास रह जाएगा। तो उससे सर्वाइवल जो है वो इनफैक्ट मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो लोग वहाँ पे जो है वो टिकते नहीं हैं, वो आगे इनफैक्ट क्योंकि यूरोप में होते हैं तो वो उनको आगे जाने का कोई मसला नहीं, जर्मनी चला गया, कोई फ्रांस चला गया, वहाँ पे स्केल जो है वो बहुत ऑब्वियसली हाई है। एक बात तो डेफिनेटली दुरुस्त है कि जो हमने देखी है वहाँ पे जब बात की हमने ज़फ़र साहब से, वो ये है कि वहाँ पे शॉर्टेज वर्कर की डेफिनेटली है, क्योंकि उनके जो अपने लोग हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो इनफैक्ट क्योंकि उनके जैसे मैंने कहा है कि जो रोमानिया में जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बहुत कम है। तो उनके अपने यंगस्टर्स जो हैं इनफैक्ट एनीथिंग लाइक 21 से ऊपर जो है लोग हैं, और 60 से नीचे ये जो ग्रुप का तबका है, ये वहाँ लोग जो हैं ये यूरोप में, जर्मनी या नॉर्वे या फ्रांस चले गए और वहाँ पे जाकर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ये पैसे उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, फिर वो पैसे वापस भेज रहे हैं। और वहाँ पे एक जो है एक कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है रोमानिया में, वो काफ़ी ह्यूज स्केल पे ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो जो लोग बाहर हैं वो पैसे भेज रहे हैं और अपने मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, अपनी कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बहुत है, और कंस्ट्रक्शन में ही फिर उनको लोग चाहिए वर्क परमिट के लिए। और दूसरा रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो हमने देखे, बड़े बड़े कैफेटेरियाज हैं वहाँ पे, और रेस्टोरेंट्स भी हैं, और आई थिंक उनको मुझे लगता है कि खाने का बड़ा शौक़ है। तो इनफैक्ट वो वहाँ पे भी उनको लोग जो है वो चाहिए। लेकिन अब जैसे मैंने कहा है कि ये आस्ता आस्ता जाकर ये जो है ट्रेंड जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है वहाँ का, उसको एक्चुअली काफ़ी पैसे पड़ते हैं कोई भी बंदा वर्क परमिट पे लेकर आने के लिए। पहले वो वहाँ में बताया गया, इकबाल साहब ने कहा, जफ साहब ने कहा कि बेसिकली सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयर थे वो वहाँ के लोगों को कहते थे कि आप ऐसा करेंगे, हम आपको 2000 यूरो देंगे, आप हमें जो है वर्कर्स जो है वो ढूंढ कर लेकर आए। तो अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि अब जो वहाँ पे जो कंसल्टेंट है वो इनफैक्ट एम्प्लॉयर को कह रहे हैं कि हम आपको फ़ीस देंगे, आप हमें जो है वो वर्क परमिट निकाल के दें। अब जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयर को इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है वर्कर की, उसके अलावा उसको ट्रांसपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, और अकोमोडेशन भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये सारी जो उनका लेबर जो उनकी जो डिपार्टमेंट है, उसके जब उन्होंने लाइसेंस लेना होता है बाहर से लोग लेकर आने के लिए, तो उनको ये एक जब वो लेबर जो उनकी डिपार्टमेंट उसमें उन्होंने जब अप्लाई करना, तो ये 3 चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए। उसके अलावा उनका लाइसेंस जो फ़ीस होगी कि वो बाहर से लेकर आना चाहते हैं, या जैसे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, तो वो भी उनको चाहिए। ये 2 चीज़ें जब तक इन प्लेस नहीं होगी तब तक वो बाहर से लोग लेकर आ नहीं सकते। और जब अगर ये कानूनी तौर पे आप वो जो एम्प्लॉयर है वो फॉलो करता है, तो उसको काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है। और फिर आगे से सिचुएशन ये है कि बंदे तो उसे चाहिए, जब वो बंदे लेकर आ रहा है वहाँ पे, तो वो लोग जो है वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रहते नहीं हैं, क्योंकि तनख्वाह कम है, वो फिर आगे से वो किसी दूसरी जो है वो मुल्क में चले जाते हैं, यूरोपियन मुल्क में। तो अब ये ज़्यादातर जो लोग वो वहाँ पे मुझे बताया गया कि ये काम जो कर रहे हैं उसमें यानी कि लोग जो है वो जाली बेसिकली जो है वो डॉक्यूमेंट भी इशू कर रहे हैं, जाली किस्म के जो है वो स्पॉन्सरशिप और एम्प्लॉयर्स हैं वो भी ये जो है वो काम ज़्यादातर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जो है वो रोमानियन एम्बेसी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वहाँ पे भी मैं गया, वहाँ पे अंदर जो वहाँ पे उनका जो हेड था उसके साथ भी मेरी मुलाकात हुई। जब मैं उससे मिला तो इनफैक्ट पूरे का पूरा कमरा, काफ़ी बड़ा कमरा था, तो वो पूरे का पूरा कमरा जो
जो है वो वर्क परमिट का एप्लीकेशन से जो है वो भरा हुआ था। और अब जैसे मैंने कहा कि ज़फ़र साहब ने कहा कि हम ये सारी चीज़ें जो 2 नंबर की भी हो रही हैं वो हम तस्दीक करते हैं और फिर हम पाकिस्तान हुकूमत को भेजते भी हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली या इग्नोर किए जा होती हैं या सम टाइम जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उनके साथ उनका कोई रब्ता होता है, तो इनफैक्ट ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली जो है वो वर्क परमिट जो है वहाँ पे है। और वहाँ पे जो एक जो सवाल था वो इनफैक्ट जब वो इंटरव्यू करते हैं रोमेनियन हाई कमीशन वाले, तो वो ये पूछते हैं कि आप जब वहाँ जाएंगे वर्क परमिट, क्या आप वहाँ पे रहेंगे या आगे चले जाएंगे। तो अब जब मैं रोमेनिया गया तो मुझे पता चला कि इनफैक्ट ये सवाल वो क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पे उसने मुझे बताया, मुझे पता चला, तो वो इनफैक्ट बड़ा अजीब सा लगा कि ये सवाल कैसे किस किस्म का सवाल है। लेकिन जब मैं रोमेनिया गया हूँ तो पता चला कि इनफैक्ट ये सवाल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं वो आगे इनफैक्ट वहाँ पे रह नहीं रहे, और फिर जो एम्प्लॉयर है उस बेचारे का इतना पैसा जो है वो खर्च गया, उसने कर दिया, और फिर वो जो वर्कर है वहाँ टिकने रही है, वो आगे जा रहे हैं। तो अब मोस्ट जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है वर्क परमिट में। अब जो भी लोग काम कर रहे हैं वो छोटे स्केल पे कर रहे हैं, या उन्होंने अपनी जो एजेंसी बना ली हैं या अपना एक जो है वो कोई अदारा जो है उन्होंने यानी कि ये अपनी फर्म बनाई हुई है, ऑन पेपर बनाई हुई है, फिर उसको समहाउ उन्होंने जो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी की हुई है ऑन पेपर, तो वो कुछ अरसे के लिए चलेगी। तो वो लोगों को जो है वर्क परमिट भेज रहे हैं वहाँ पे वर्क परमिट, इनफैक्ट जो है वो अभी भी वो ले रहे हैं वर्क परमिट, वहाँ पे रोमानिया एम्बेसी ले रही है और उनको जारी भी कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये जो इशू है ये इससे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो लोग ये काम अभी कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो 2 नंबर के जो एप्लीकेशन हैं वो भी हो रहे हैं, और जो सर्टिफिकेट वगैरह जो उन्होंने जस्टिफाई करने थे या पाकिस्तानी एम्बेसी से लेने थे वो भी जो है पावर ऑफ अटर्नी या जो एफिडेविट्स हैं वो भी इनफैक्ट तस्दीक पाकिस्तानी एम्बेसी से नहीं हुए हैं, वो खुद ही तस्दीक करके जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है ये भी आपको मद्देनज़र रखना है कि कहीं पे आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। लेकिन ये काम अभी वहाँ पे चल रहा है। हमने वहाँ पे जो लॉयर थे, वहाँ पे 2-3 बड़ी कंपनी थी लॉयर की फर्म्स थी, उनके साथ भी हमने मुलाकात की। और जैसे मैं कह रहा था कि क्योंकि जब ज़फ़र साहब से हमारी मुलाकात जो पॉलिटिकल वाले से भी हुई, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2000 जो 200,000 यानी कि 200,000 रोमेनियन लोग जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से 10 साल से वो इनफैक्ट मुसलमान हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम जो मुस्लिम मुल्कों से लोग गए हैं वो नहीं काउंट कर रहे, वो काउंट कर रहे हैं कि 200,000 जो है वो रोमेनियन लोग जो हैं वो ख़ुद मुसलमान हुए हैं। तो उस हवाले से हमें एक वहाँ पे एक मस्जिद में हम गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब थे नक्शबंदी, तो उन्होंने जो है वो मस्जिद बनाई हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने हमें पता चला कि यहाँ पे एक मुसलमान जो है वो लॉयर है, तो उसके पास भी हम गए। वो लॉयर इनफैक्ट जो था वो तो हमारे एशियन लुकिंग था, लेकिन वो रोमेनियन था, यानी कि वो जो इंडिया से जो किसी सेंचुरी से लोग आए थे उनमें से थे वो। तो वो लगते तो बिल्कुल इंडियन थे, लेकिन वो इनफैक्ट रोमेनियन का ही था, उसका बाप दादा भी वहाँ के थे। तो वो मुसलमान हो चुका था पिछले तकरीबन 20 साल से। तो उससे डिटेल हमारी गुफ्तगू हुई इस सिलसिले के वर्क परमिट के सिलसिले में। और हमने उसे ऑब्वियसली ये कहा है कि अगर आप कोई एम्प्लॉयर जो है, जेन्युइन एम्प्लॉयर जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के या रेस्टोरेंट के, अगर आप हमें वो ढूंढ देते हैं और हम आपको जो है वर्क फोर्स जो है वो पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से हम आपको देंगे, लेकिन ये सारा जो है ये कानूनी तौर पर लिजिट होना चाहिए। उसकी हम अग्रीमेंट कर लेंगे जो एम्प्लॉयर के साथ और जो लॉयर्स हैं उनके साथ, तो एम्प्लॉई के साथ भी। तो हम ये आगे फॉरवर्ड लेकर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप देखते हैं कि वो हमें इस कितने सारे एम्प्लॉयर वहाँ के जो हैं, अब जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयर डिस्करेज हो चुके हैं ऑलरेडी, कि जो सिचुएशन वहाँ पे है, जो लोग आ रहे थे वो आगे जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा एम्प्लॉयर आप इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ज़रूरत तो वहाँ पे स्टिल है। जैसे मैंने कहा कि उनके अपने नौजवान लोग जो हैं वो यूरोप में चले गए हैं, और जो वहाँ पे हैं वो हमें बताया गया, जैसे ज़फ़र साहब ने कहा कि वो इनफैक्ट काम नहीं करना चाहते, वो इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि वो भी कहीं यूरोप में निकलेंगे फिर काम करेंगे। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो वर्क फोर्स की शॉर्टेज है। इनफैक्ट एक और बड़ी अजीब सी जो बात मैंने वहाँ पे नोटिस की है वो ये है कि बुकारेस्ट में, ये तो ऑब्वियसली कैपिटल सिटी है रोमानिया की, वहाँ पे जो इवन सिटी सेंटर था वहाँ पे भी लोग बहुत कम थे।
हमने पहली दफ़ा देखा कि हम कहीं दुनिया में गए हैं जहाँ पे यानी कि जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे भी चंद गिने चुने लोग जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो जो एक तबका है बेसिकली टीनेजर जो है वो कॉलेज वाले वो तो हैं, और फिर 60 से ऊपर लोग हैं, लेकिन इन बिटवीन जो है वो सब के सब लोग यूरोप में चले गए हैं, वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे जब आप स्ट्रीट पे जाते हैं। गाड़ी जो काफ़ी हैं और जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी है, लेकिन इतने लोग वहाँ नहीं आपको मिलेंगे। तो ये मैं डिटेल में बताना इसलिए चाहता था क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड है। स्पेशली वहाँ पे बहुत सारे हमें नेपाल से भी लोग मिले और जो है इंडिया से भी मिले, पाकिस्तान से भी मिले, लेकिन सबका यही एक इरादा था, जैसे सब ने कहा कि जो भी यहाँ आता है, यहाँ पे जो पहले आए हुए होते हैं उनको यही बताते हैं कि भाई जितना जल्दी हो आप यहाँ से आगे चले जाएं, और पीछे से भी जब वो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी कुछ पैसे देकर आए होते हैं, फिर वो पैसे का जो होता है लोन जो लिया हुआ उसको भी उन्होंने उतारना होता है। तो अब जब सैलरी आपकी इतनी है कि अपना खुद का जो गुजारा है बड़े मुश्किल से हो रहा है, तो फिर पीछे से भी अब उनको यही जो है वो प्रेशर में होता है, एडवाइस मिलती है कि आप आगे कहीं निकल जाएं। तो ये जो है सिचुएशन वहाँ पे है। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये कॉरिडोर है यूरोप को एंटर करने के लिए, तो ये काम जो है वो इनफैक्ट चल रहा है। ये जो जुल्फी बुखारी साहब ने जो कहा था, उनके जो लेबर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें शॉर्टेज है वर्कर की और हमें वर्कर का। ये भी एक जो है हमने बात की ज़फ़र साहब से, उन्होंने कहा ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट था, इसमें कोई इतनी सच्चाई नहीं थी। तो नाजरीन ये बात वर्क परमिट के हवाले से हो रही है, क्योंकि वर्क परमिट रोमानिया की मैं बात कर रहा था, तो मैं अब बात जो है ये वर्क परमिट जो इंग्लैंड में जो अवेलेबल हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली वर्क परमिट जो है वो अवेलेबल है, शॉर्टेज है यहाँ पे भी लेबर की, केयर वर्कर की जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और लोग जो है यहाँ पे इनफैक्ट जो है वो वर्क परमिट मिल रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा कि गोइंग रेट ये है कि जो भी कंसल्टेंट या यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जो वर्क परमिट दे रहे हैं वो तकरीबन 10,000 से लेकर 12-13 हज़ार पाउंड तक जो है वो इनफैक्ट पैसे मांग रहे हैं। और उसके अलावा फिर कुछ ऐसे भी मैंने जो है वो हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोगों ने ऑलमोस्ट पेपर पे जो है वो फर्म्स बनाई हुई हैं और उन्होंने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी ले लिया है और वो वर्क परमिट जारी भी करते हैं, लेकिन जिस बंदे को वो परमिट जारी करेंगे उसको वो काम नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो फर्म है या फैक्ट्री है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो पेपर पे है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो आपको दो तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो आपसे वो 12-13 हज़ार पाउंड जो है वो ले रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो टैक्स बनेगा, जो अगर आप काम करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स जो है वो भी आपको कहेंगे कि नेक्स्ट, क्योंकि ये वर्क परमिट 3 साल के लिए मिलेगा, तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि जो है ये टैक्स जो बनेगा ये भी आपने मंथली टैक्स जो वो भी 400-500-600 पाउंड जो बनेगा ये भी आपने देना है। क्योंकि याद रहे कि जो लोग वर्क परमिट में आते हैं उनकी जो ग्रोस सैलरी है वो तकरीबन 25,000 पाउंड होनी चाहिए सालाना। तो उस पर ऑब्वियसली जो थ्रेश होल्ड जो टैक्स का वो 12,000 पाउंड जो ईयरली उससे ऊपर हो तो फिर आपको जो है वो टैक्स पड़ता है। तो अनलेस आपकी जो है शॉर्ट कैटेगरी में आपको जॉब मिली है तो फिर 20,000 से लेकर 25,000 का ये जो है ये जो है इसमें सैलरी हो सकती है। लेकिन अगर शॉर्टर कैटेगरी में नहीं है तो फिर आपकी 25,000 जो है वो सैलरी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके में फिर वो क्या करते हैं कि जो टैक्स है वो भी आपको खुद, जॉब भी आपको नहीं देंगे, जॉब आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, और उस पे जो है टैक्स बनता है तो वो टैक्स भी जो है वो आपको देना पड़ता है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव, क्योंकि 3 साल के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। 3 साल आप देंगे तो फिर जाकर 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन जो होगी वो आपकी होगी। तो अगर वो नहीं देंगे टैक्स तो आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी और वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव जो है ये इनफैक्ट पड़ जाता है। जो इस वक्त कुछ यानी कि सब नहीं ऐसे कर रहे, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम होता है। तो जो चीज़ें हम, क्योंकि इस प्रोफेशन में हम हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट हमारे पास आते हैं, तो जब वो हमें बताते हैं कि उनको इस किस्म के जो है ऑफ़र किए गए हैं और इस किस्म की जो है वो ट्रेंड भी कुछ लोग जो है मार्केट में चलाए हुए हैं, तो इसके लिए हमारा एज ए लीगल फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को आगाह किया जाए ऐसी सिचुएशन से
कि ये इनफैक्ट किसी वक्त भी आपका वर्क परमिट कैंसिल हो जाता है जब होम ऑफिस को इस बात का इल्म हो जाएगा कि जो भी आपका स्पॉन्सर जिसने लिया हुआ जिसने वर्क परमिट दिया हुआ है उसने सब जो है ये हेरा फेरी से जो है उसने ये स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लिया हुआ है, तो उसका लाइसेंस किसी वक्त भी जब कैंसिल होगा तो आपका वर्क परमिट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अब पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो नाजरीन शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम को जो देखा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक को दोबारा हाज़िर होंगे। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह निगहबान।